Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in this lecture we will discuss about a topic of transistor. तो अभी तक हमने starting from the basics of semiconductor to PN junction and then various kind of diodes ये हमने discuss किया है. Now we will move ahead with the topic of transistors. Okay, so let's start the discussion and let me share the notes with you as well. ओके तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ से इजी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं. ओके तो जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं दैट आई विल टेल यू और जो पूछे जाने की संभावना है वो भी आई विल शेयर कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने की ट्रांजिस्टर की हमें जरूरत नहीं है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिस्टर सर्किट्स को सोल्व करने की जरूरत नहीं है. आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, तो उसी अकॉर्डिंग दिस लेक्चर इज प्लान्ड. ओके okay, so I think everything is fine now. Yeah. Okay, so let's start the discussion. You can write down the topic of transistor. Okay, so देखो वैसे तो नाम से समझना हो तो ट्रांजिस्टर मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट इज ट्रांस प्लस स्टर्स. इसका क्या मतलब? ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर. ट्रांस का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ सिग्नल फ्रॉम low resistance region to the higher resistance region, or transferring of the signal from one stage to the another stage using the resistors. This word is something related with the family of resistors. Okay, so trans means transfer of signal and this means with the help of resistors, so that makes transistor. So it was invented in 1948 by Bardeen and W.H. Brattain of Bell Telephone Laboratories USA. तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, अगर कभी डायरेक्ट पूछा जाए तो 1948 में J. Bardeen and W.H. Brattain. Okay, now the important thing that comes from the electronics point of view is that a transistor consists of two PN junction forms. देखो, two PN junctions formed by sandwiching either p-type or n-type semiconductor between a pair of opposite charge. डेफिनेशन पे जाओगे तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे समझ सकते हैं कि अब हमें p टाइप की इंफॉर्मेशन है, n टाइप की इंफॉर्मेशन है और p और n जब मिलते हैं तो pn जंक्शन बनता है. यहाँ पे क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर टाइप को अपोजिट टाइप या तो p को n के बीच में सैंडविच किया गया है या n को दो साइड से p के बीच में सैंडविच किया गया है, उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर. देखो जैसे ये है p साइड p टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू n टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो दोनों तरफ n टाइप है और बीच में p टाइप है. तो यहाँ पे कितने pn जंक्शन बनेंगे? देखो, एक pn जंक्शन यहाँ पे बनेगा इस n और p के बीच में और एक pn जंक्शन यहाँ पे बनेगा इस p और n के बीच में. तो ऐसा हो गया कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर कितने pn जंक्शन हो गए? दो pn जंक्शन हो गए. ठीक है, सो देखो अगर NP इसको देखोगे तो कैसा लगेगा? ये वाला जो पहले वाला जो जंक्शन दिखेगा दैट इज समथिंग लाइक दिस और ये PN इज समथिंग लाइक दिस. तो ऐसा हो गया है कि दो PN जंक्शन डायोड्स को बैक टू बैक, दोनों को बैक टू बैक अरेंज किया गया है. तो वो एक ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट टाइप सा हो गया है कि ऐसे समझ सकते हैं कि दो PN जंक्शन यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर में होते हैं और दूसरी तरफ से क्या होगा? देखो ये NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा. NPN, P is sandwiched between two N type semiconductors. दूसरी तरफ PNP, PNP में क्या होगा कि N type semiconductor is sandwiched between two P type semiconductor. तो इसको कहेंगे PNP और यहां से इनकी लीड्स कनेक्टेड हैं जहां से यहां पे सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है. ठीक है, तो दो तरह के ट्रांजिस्टर हो गए, NPN और
पीएनपी। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेकिन उसके अंदर कैटेगरी बहुत सारी होती है। अब वहां पे सिंपल इतना मेंशन है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी डिटेल्स में जाने की, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। एनपीएन और पीएनपी में जो जो चीजें कवर करने की हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कवर करेंगे, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी। आगे बढ़े। ओके, सो ये लिख लीजिए साथ साथ। देयर आर टू पीएन जंक्शंस लाइक टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। देयर आर थ्री टर्मिनल्स, वन फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या ईच टाइप ऑफ सेक्शन की, सभी से एक एक टर्मिनल है जहां से सप्लाई की जा सकती है। द मिडल सेक्शन, जो बीच में जो सैंडविच हुआ है, दैट इज वेरी थिन एज कंपेयर टू दी अनदर वन। जो दो साइड वाले हैं उनके कंपेयर में जो बीच वाला है दैट इज वेरी थिन। ओके, सो मिडल सेक्शन इज वेरी थिन कंपेरेबल टू दी अदर टू सेक्शंस। ओके, तो जो दोनों साइड वाले सेक्शंस हैं दे आर थिक एज कंपेयर टू द मिडल वन। सो वन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस ऑलवेज एंड वन जंक्शन इज रिवर्स बायस। ये जर्नल ऑपरेशन की बात हो रही है, आगे इसको देखेंगे कि ये कैसे चेंज हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है उसके हिसाब से एक जंक्शन, एक पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है, और एक जो दूसरा है वो रिवर्स बायस है। अभी आप ये जानते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम है, ये हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा है। और जब रिवर्स बायस डायोड होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होगा। तो मतलब जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन होगा वो लो रेजिस्टेंस वाला होगा, वो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस वाला होगा। और जो दूसरा जो रिवर्स बायस जंक्शन है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट के लिए, वो हाई रेजिस्टेंस वाला होगा। देखो ये सारी टर्म्स इतनी पॉइंट वाइज इसीलिए लिखी हुई हैं कि दे विल बी यूज्ड समवेयर, इसीलिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हीं को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं तीन, इनके बारे में समझते हैं। जो तीन सेक्शंस हैं इनको क्या क्या कहते हैं। तो फर्स्ट इज इमीटर, जैसा इसका नेम है इमीटर, जैसे कुछ इमिट करने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट इज इमीटर, द सेक्शन दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स की सप्लाई शुरू करता है, इज कॉल्ड द इमीटर। तो पहला सेक्शन जो है दैट इज नोन एज इमीटर। जो पहला पीएनपी कहें या एनपीएन में जो फर्स्ट वाला, फॉर एग्जांपल पीएनपी है तो जो फर्स्ट वाला है पी, वो उसको हमने कहा इमीटर, दैट विल इमिट द चार्ज कैरियर्स इनटू द बेस सेक्शन, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस होगा तो इट विल सप्लाई द चार्ज कैरियर्स इनटू द एन साइड, राइट। सो इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू द बेस। बेस किसको कहा, जो बीच वाला जो सेक्शन उसको क्या कहा है, बेस। तो इमीटर जो है दैट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस विद रिस्पेक्ट टू द बेस। तो पी एन है, फॉर एग्जांपल देखो, ये समझो ये इमीटर है, ये बेस है, तो इमीटर पे पॉजिटिव लगा है और इस पे नेगेटिव लगा है, तो ये वाला जो पीएन जंक्शन है ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया है। जो पहले वाला पीएन जंक्शन है वो क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया है, ठीक है। कलेक्टर, कलेक्टर जैसे उसका नाम है कलेक्ट करने वाला, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने वाला, दैट इज कलेक्टर। So the section that collects the charge is known as collector. It is always reverse bias. जो collector junction होगा that will be this one. तो देखो यहां पे देखो, अगर ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, दिस इज कलेक्टर। तो कलेक्टर में पी एन पी, तो इस पी को देखो नेगेटिव यहां पे दिया हुआ है और ये दिस इज पॉजिटिव, सो दिस पी इज रिवर्स बायस हेयर। तो कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस और इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो ये जंक्शन नंबर 1, ये जंक्शन नंबर 2, ये इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में दो तरह के सर्किट्स हो गए, एक इनपुट सर्किट, एक आउटपुट सर्किट। ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस तो मतलब इसमें अच्छा फ्लो ऑफ करंट, लो रेजिस्टेंस। ये रिवर्स बायस तो इसका मतलब इसका जो खुद का करंट है जो रिवर्स बायस की वजह से है वो तो बहुत कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो उसका खुद का जो करंट है दैट इज द सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से होता है, वो काफी कम होता है। लेकिन इसका यूजफुलनेस क्या है वो हम आगे देखेंगे कि इस रिवर्स बायस के थ्रू भी हम कैसे अच्छा सिग्नल यहां से ले सकते हैं, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंटली बात करें तो कहानी ये है कि अगर
फॉर एग्जाम्पल ये वाला सर्किट कुछ ना कर रहा हो, सिर्फ उसको रिवर्स बायस देखे तो उसका करंट बहुत कम होगा अपना, क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर्स को ही मूव करा पाएगा अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। बात समझ में आ गई? द नेक्स्ट वन इज बेस। तो जो बीच वाला जो सेक्शन है दैट इज नोन एज बेस। बेस है वो काफी थिन होता है और काफी लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। सो द मिडल सेक्शन बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर विच फॉर्म्स 2 पीएन जंक्शन इज नोन एज बेस। जो बीच का जो सेक्शन हो गया वो कहलाएगा बेस। तो इमीटर, बेस, कलेक्टर ऑलवेज, ओके। सिमिलरली एनपीएन है तो इमीटर, बेस, कलेक्टर, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बेस इमीटर जंक्शन, देखो अभी ये नॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की हम बात करेंगे कि क्या उनमें चेंजेस होते हैं, लेकिन नॉर्मल जब ये वाली सिचुएशन है तो देखो बेस इमीटर जंक्शन, दिस वन, बेस और इमीटर, ये जो सप्लाई है पहले वाली, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड हेंस लो रेजिस्टेंस पाथ, ये हमने लिख लिया है। बेस कलेक्टर जंक्शन दैट इज दिस वन, दैट इज रिवर्स बायस एंड हाई रेजिस्टेंस। तो ये इंफॉर्मेशन अब हमें हो गई है। तो ये पीएनपी है या एनपीएन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। देखो अगर पीएनपी है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस के लिए पी को नेगेटिव पे लगा दिया है तो ये हो गया है रिवर्स बायस, एन को हो गया है पॉजिटिव पे, दैट इज रिवर्स बायस। तो ये वाला सर्किट रिवर्स बायस और ये वाला सर्किट फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली अगर एनपीएन की बात करें तो एनपीएन में देखो एन को और पी को अगर रिवर्स फॉरवर्ड बायस करना है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये सर्किट हो गया फॉरवर्ड बायस। और इधर से अगर पी और एन को देखें तो एन को यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, ये नेगेटिव है, तो ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वाला सर्किट नंबर 2 जो है आउटपुट सर्किट है ये रिवर्स बायस हो गया है, ठीक है। तो ये यहां तक हमने लिख भी लिया है, ओके। आगे बढ़े। So in principle, base is much thinner than the emitter while collector is wider. Collector की जो width है वो in principle emitter से भी ज्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि कलेक्टर है वो रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट हो रहा है तो वहां पे हीट डिसिपेशन ज्यादा होगी, उस रीजन में हीट डिसिपेशन ज्यादा होगी। सो टू मेंटेन दैट हीट डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, कलेक्टर इज मेड वाइडर, ओके। सो कलेक्टर इज वाइडर than both. The width of the collector helps in dissipation of heat produced in the collector. क्यों होगी? क्योंकि रिवर्स बायस है तो बहुत सारी वोल्टेज लगाने पे भी आपको जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कम ही मिलेगा इनफैक्ट, ओके। डोपिंग की बात कर लेते हैं कि डोपिंग कैसी कैसी होती है। सो इमीटर इज हैवीली डोप्ड। इसका कारण क्या है हैवीली डोप करने का? इसका कारण ये हुआ क्योंकि हमें इमीटर से सप्लाई भेजनी है, तो मोर विल बी द चार्ज कैरियर्स इधर होल और द इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा होंगे उतना हमारे लिए बेटर है क्योंकि उससे हमें सप्लाई भेजनी है, तो इसको हैवीली डोप किया गया है। तो इमीटर इज हैवीली डोप्ड so that it can eject a large number of free charge carriers into the base. Base is lightly doped. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो यहां से पूछे जाएंगे कि कौन सा lightly dope होता है या इसी से related, okay? So base is lightly doped and very thin and the collector is moderately doped. ये इन दोनों के बीच की डोपिंग होती है। इमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग, बेस में सबसे कम, और कलेक्टर में उनके बीच की मॉडरेट डोपिंग होगी, ठीक है। अच्छा, जो डायोड बन रहे हैं, जो पीएन जंक्शन डायोड जो दो बने हैं, एक इमीटर और बेस के बीच में, एक बेस और कलेक्टर के बीच में, इसको ध्यान रखना है। तो इमीटर बेस डायोड को इमीटर डायोड बोल सकते हैं और कलेक्टर बेस डायोड को कलेक्टर डायोड बोल सकते हैं। तो अगर कभी डायरेक्ट ऐसा लिखा हो कि इमीटर डायोड या कलेक्टर डायोड, तो आपको ये कनेक्ट कर लेना है कि इमीटर डायोड का मतलब है इमीटर बेस डायोड जो कि पहले जंक्शन है, और बेस कलेक्टर जो कि बेस और कलेक्टर के बीच में जो पीएन जंक्शन है वो कलेक्टर डायोड कहलाएगा। तो इमीटर डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, लो रेजिस्टेंस एंड लो वोल्टेज इज अप्लाइड। तो इसमें क्या रहेगी, आप कोई भी सर्किट देखोगे तो इसमें जो इनपुट वाला जो सर्किट है उसमें लो वोल्टेज पे ही काम चल जाता है। कारण क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस में तो थोड़ी वोल्टेज भी दोगे तो करंट अच्छा मिलेगा वहां पे। लेकिन जो कलेक्टर डायोड है जो कि रिवर्स बायस्ड है उसका हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए वहां पे उसका कुछ इफेक्ट देखने के लिए हमें हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी, ओके। सो हाई रेजिस्टेंस विल बी देयर एंड हाई रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है।
आगे बढ़े, एक बार वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे अच्छे से। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम को लेके फोकस रहना है, ठीक है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर देख लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होगी। देखो फॉर एग्जांपल ये आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लीजिए, एन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जो सॉलिड फॉर्म्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होलो हैं वो होल्स हैं, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, पी में जो है होल्स ज्यादा हैं, एन में भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो एज पर द प्रिंसिपल जो इनपुट सर्किट था उसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, तो एन को नेगेटिव और यहाँ पे पी को पॉजिटिव कर दिया, और जो ये वाला जो डायोड है इसको रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पे नेगेटिव। एक चीज ये भी देख सकते हो, यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा चाहिए होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट में हमने एक बड़ी बैटरी लगाई है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, अब देखो होगा क्या, ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होने की वजह से थोड़ी सी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पे ही, इफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड ए बिट, व्हाट विल हैपन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस एन साइड टू पी साइड। देखो बाहरी जो करंट है वो हमने पीएन जंक्शन में ही पढ़ लिया था ये बात, कि बाहर की वायर्स में जो करंट होता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, कौन मूव कर रहा है उसकी वजह से दूसरा आ रहा है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो अब यहाँ पे तो करंट, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। देखो क्या होगा कि अगर जैसे ही नेगेटिव सप्लाई होगी तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन दिस रीजन, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे इधर मूव करना शुरू करेंगे, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं क्योंकि ये हैवीली डोप्ड है, और जैसे ये हैवीली डोप ये इधर गया, जैसे इन्होंने पी साइड में एंट्री ली, तो ये होल्स यहाँ पे काफी हैं, यहाँ पे होल्स मेजोरिटी में है, लेकिन होल्स कम हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द लेस डोपिंग ऑफ पी। पी की एक तो थिकनेस कम है, दूसरा डोपिंग भी कम है। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो इसकी डोपिंग लगभग इतनी है, इसकी थिकनेस लगभग इतनी है कि 100 अगर निकले तो लगभग 5 से 10 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे होल्स के साथ रिकंबाइन हो पाएंगे, ठीक है। क्या हो पाएगा, 5% इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के साथ रिकंबाइन होके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और जैसे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे सो दे विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वे। ओके, सिमिलरली और जो 95% बच गए, जो 5% तो उन्होंने बेस करंट बना दिया, और जो 95% बचे दे विल क्रॉस टू दी कलेक्टर। अब वो कहां चले गए, कलेक्टर में, यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, दे विल बी स्वेप्ट बाई दिस बैटरी, दे विल बी स्वेप्ट आउट बाई दिस बैटरी। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगी। तो जो करंट IE निकला था उसका लगभग 95% IC है, दैट इज द कलेक्टर करंट, उसका 5% इज IB, दैट इज द बेस करंट। तो आप समझ सकते हो कि जो IE है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, और इसमें भी बेस करंट इज वेरी स्मॉल, दैट इज नियरली 5% एंड इट इज 95%। तो ओवरऑल समझ सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट मिल रहा है इन दिस सर्किट दैट इज बिकॉज ऑफ द इमीटर करंट इटसेल्फ, दैट इज बिकॉज ऑफ द इमीटर करंट इटसेल्फ। इमीटर करंट का ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो रिवर्स बैटरी की वजह से जो खुद का रिवर्स सैचुरेशन करंट था वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस आईसी में अभी जो हम आईसी डिस्कस कर रहे हैं वो है बिकॉज ऑफ द IE, दैट इज द इमीटर करंट जो वहां से आया। लेकिन यस देयर विल बी ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द रिवर्स लीकेज करंट एज वेल इन दिस IC, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी ये जो IC फ्लो हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द IE, इमीटर करंट। तो ये जो डायरेक्शन यहां पे बनाई हुई है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये IE की डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं जो कि IE बना रहे हैं, लेकिन अगर
इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो एक्चुअल जो करंट होगा IE दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो जो करंट सर्किट में होगा वो IE इधर होगा IE, और ये जो IB इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे हैं तो इसका मतलब करंट उधर गया है, तो जो एक्चुअल IB होगा वो इधर होगा। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचे हैं तो इसका मतलब जो एक्चुअल करंट होगा वो इधर होगा। तो देखो IE आया यहाँ पे, IE आया और कुछ इसका पोर्शन IB में चला गया और आगे बढ़ के कुछ IC में चला गया। बात समझ में आ गई? तो IE जो टोटल करंट आया वो इस जंक्शन पे दो हिस्सों में बट गया, एक IB में और एक IC में। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो IE विच इज द इमिटर करंट, जो कि शुरुआत में चला था इसीलिए उसको हैवी डोप्ड किया गया था, वही रिस्पॉन्सिबल है IC के लिए यहाँ पे। अगर वो नहीं होता तो IC नहीं आता, और जो IC आता वो होता रिवर्स सैचुरेशन करंट। उसका अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो काफी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू दिस। ये वही डिफरेंस होगा कि ये मिली एम्पेयर में है, वो नैनो एम्पेयर में या माइक्रो एम्पेयर की रेंज में है। बात समझ में आ गई? सो ये एक प्रिंसिपल हो गया इसका कि इसके फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से सिमिलरली आप खुद से समझ सकते हो कि पीएनपी डायोड पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। इसी को ही आप खुद से समझ के देखिए, एक रफ नोटबुक में बनाइए, इधर P लीजिए, यहाँ पे N लीजिए और यहाँ पे P लीजिए, पीएनपी। तो यहाँ पे आपको होल्स ज्यादा बना देने हैं, इसमें होल्स ज्यादा हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे होल्स हो जाएंगे। इस जंक्शन को पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और इसको रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसकी वर्किंग को खुद समझ के देखेंगे। यहाँ पे इंटरनली एक्चुअली होल्स मूव करेंगे, वैकेंसी मूव करेगी तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन बाहर जो करंट होगा, इस सर्किट में जो करंट होता है, दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है। लेकिन समझने के लिए कि यहाँ पे होल्स की वैकेंसी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, या तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस वे, इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आएंगे तो होल्स उठ के उधर जाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। या फिर ऐसे समझ लो कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होल्स विल बी पुश्ड टुवर्ड्स दी दैट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। एनीवे दैट इज नॉट द कंसर्न। आपको समझ में आना चाहिए कि पीएनपी की भी ट्रांजिस्टर की भी वर्किंग भी सिमिलर ऐसी ही होगी। उसमें होल्स हैं, वो डोमिनेट करेंगे करंट की डायरेक्शन अंदर डिफाइन करने को, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होगा। और सिचुएशन यही रहेगी कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, इसलिए उसकी वर्किंग पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या लिखना है वो देख लो। सो ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस्ड majority charge carriers will flow from emitter to the base, that is electrons. They travel to the base which is lightly doped and thin. Therefore only 5% of electron will combine with holes in base section and become valence electron. These valence electrons will constitute the base current, that is IB, and rest 95%, matlab majority of them will cross to the collector and constitute the collector current, that is IC. So we can say almost all the emitter current flows in the collector circuit. बात समझ में आ गई? तो ये वर्किंग है, ये आप लिख लेनी है, IE is equal to IB plus IC. Similarly you can go for the PNP. एक बार आपको समझ में आना चाहिए प्रिंसिपल, उसके बाद आपको ये वर्किंग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। इसमें भी ऐसे ही समझ सकते हो, ये मैंने आपके नोट्स के लिए बना दिया है, आप देख लेना। प्रिंसिपल वही है कि होल्स विल ट्रेवल फ्रॉम दिस वे टू दैट वे, और करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हो। करंट की डायरेक्शन में डिस्कस कर देता हूँ एक बार, वर्किंग आप वहां से लिख लेना। ठीक है, देखो अब अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी में IE विल बी इन दिस डायरेक्शन, IE विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो होल्स यहां से जाके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होंगे, राइट, एंड IB विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड IC विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो IB प्लस IC मिलके IE बनाएंगे यहाँ पे। ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंड किए जा रहे हैं, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो करंट इधर आएगा। सो IB IC, तो अल्टीमेटली बात वही रहेगी। अब आपको ध्यान ये रखना है, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, IE which is the emitter current is equal to the base current and the collector current in principle. ओके, आगे बढ़े।
नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बीजेटी एंड एक एफईटी। सो दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी एंड एफईटी मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बीजेटी बाइपोलर जंक्शन, मतलब जिसमें दो पोल हो, दो पोलैरिटीज हो, दो तरह के चार्ज कैरियर्स हो, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अभी हम यूज कर रहे हैं। एफईटी, जेफेट, मोसफेट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब एक बार हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके होंगे। तो अभी ट्रांजिस्टर की जो कैटेगरी है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मतलब दो पोल, टू पोलैरिटीज। ओके, अब देखो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। वो तो हमने जो सेक्शंस बनाए थे एनपीएन, वो तो बिल्कुल बेसिक समझने के लिए थे। अब जैसे पीएन जंक्शन के लिए हमने एक समेशन, एक रिप्रेजेंटेशन बनाई थी ऐसे करके, इसी तरह से इसकी ट्रांजिस्टर की क्या रिप्रेजेंटेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। ठीक है, जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो देखो इट डिपेंड्स कि आपने एनपीएन बनाना है या पीएनपी रिप्रेजेंट करना है, एनपीएन और पीएनपी। सो फॉर एनपीएन दिस इज बेस एंड दिस इज इमीटर एंड कलेक्टर। तो जिधर इमीटर होता है उधर ये एरो होता है। इमीटर का क्या, इमीटर और कलेक्टर में क्या डिफरेंस है? जिधर इमीटर होगा उधर एरो होगा। ठीक है, तो जिस जिस सेक्शन की तरफ एरो है दैट इज द इमीटर वन। ओके, तो सिमिलरली देखो अब ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर है और ये बेस है। एरो हमेशा पी से एन की तरफ होता है। एरो विल ऑलवेज बी फ्रॉम पी टू एन। तो ये जो एरो है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन साइड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एनपीएन कब है और पीएनपी कब। आपने जैसे ही एरो देखा, आप एरो जहां से शुरू हुआ है उधर पी कर दीजिए, जहां पे खत्म हुआ है उधर एन कर दीजिए। तीसरा अपने आप पता लग जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि एरो इधर है तो ये पी हो गया, ये एन हो गया। अब एन पी एन ही बचेगा बेस, क्योंकि बीच में सैंडविच होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो ये इसका इमीटर हो गया, ये इसको एरो वाला पार्ट हो गया है, ये इसका कलेक्टर वाली लीड हो गई है और ये बेस है। तो पी से एन की तरफ एरो है, तो पी एन और अब क्या बचा पी, तो ये बन गया पीएनपी। ठीक है, दूसरा करंट की डायरेक्शंस बताई हुई हैं, तो ये आप जैसे हमने पहले सर्किट्स बनाए थे वैसे भी समझ सकते हो। देखो अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं इमीटर और बेस को, तो फॉरवर्ड बायस करना है, तो ये एनपीएन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो आई की डायरेक्शन ये हो गई, ऐसे आई आएगा। उसके बाद एन और पी जो आउटपुट सर्किट है, जो कि कलेक्टर और बेस का सर्किट है, उस केस में हमें इसको रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस करना है तो एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और बेस को नेगेटिव से कर दिया, तो आई सी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो देखो आई सी आई सी इधर जा रहा है, आई बी इधर जा रहा है, आई इधर आ रहा है। तो आई में से ही आई बी और आई सी दोनों अलग हो गए हैं, वही तो होना चाहिए था, राइट। सिमिलरली इधर देख लो पीएनपी में, देखो बायसिंग अगर आपको क्लियर है, करंट की डायरेक्शन अगर आपको क्लियर है, तो आपका 70% काम जो है ट्रांजिस्टर्स का हो गया है। फिर आपको सिर्फ एप्लीकेशन देखना है कि कैसे यूज करना है, क्या उसको लूप लगाना है या कैसे उसको एनालिसिस सोल्व करना है। लेकिन अगर बायसिंग में प्रॉब्लम है, बायसिंग देखने में, करंट की डायरेक्शन देखने में, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये बिल्कुल फंडामेंटल है और बस ये ध्यान रखना है कि किसको फॉरवर्ड बायस किया, किसको रिवर्स बायस किया। और फॉरवर्ड बायस जो वाला है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखो अब अगर इसको मैं फॉरवर्ड बायस करता हूं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसको रिवर्स बायस करना है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही कनेक्ट किया तो पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलेगी और इधर पॉजिटिव से ऐसे निकलेगी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आई सी, आई बी एंड आई। ओके, तो जैसे हमने पहले बनाया था उन्हीं का अब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो उसके साइन के रूप में हमने किया है। जैसे हमने पीएनपी और एनपीएन में डायरेक्शन बनाई थी वही डायरेक्शन आपकी बन गई है। नाउ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, इस पे एक बार बाद में भी आएंगे, लेकिन एक बार बेसिक समझ लो कि एम्पलीफायर होता क्या है। यू नो कि एम्पलीफायर मींस टू एम्पलीफाई एनी सिग्नल। कोई भी इनपुट सिग्नल आया है
उसको ट्रांजिस्टर के इनपुट सर्किट में अप्लाई करें और आउटपुट सर्किट से हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में वही सिग्नल मिले, दैट इज द यूज ऑफ एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। ओके, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ ए वीक सिग्नल, एंड दस एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को इनहांस कर सकता है ट्रांजिस्टर यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, तो इसको हम एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस एज एन एम्पलीफायर यूज हो सकती है, एम्पलीफायर का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखिए कि इनपुट सर्किट which is having a forward bias and hence the low forward resistance, so because of that अगर फॉरवर्ड बायस में थोड़ी सी भी वोल्टेज चेंज करेगी तो सिग्निफिकेंट चेंज इन द करंट विल बी ऑब्जर्व्ड, और अगर वहां पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है सो दैट विल कोरस्पॉन्ड इन द आउटपुट सर्किट आईसी, क्योंकि आईसी जो है वो आईई की वजह से ही बन रहा है। तो आईई विच इज द इमिटर करंट, अगर वो थोड़ी वोल्टेज चेंज से ही उसमें एक अच्छा रिफ्लेक्शन मिल रहा है तो जो स्मॉल सिग्नल है उसके कारण एक अच्छा आईई प्रोड्यूस हो रहा है, और उस आईई के कोरस्पॉन्डिंग आईसी प्रोड्यूस हो रहा है, और उस आईसी को अगर हम किसी रेजिस्टेंस या किसी लोड के थ्रू मेजर कर लें तो जितना आईसी ज्यादा है उतना ही हमें वहां पे ऑब्जर्व होगा। तो जो छोटा सा सिग्नल है वो भी एम्पलीफाइड फॉर्म में हमें वहां पे दिखेगा। जब मैं बात कर रहा हूं सिग्नल की, तो सिग्नल का मतलब है एसी सिग्नल जो हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और जो बाइसिंग है वो वहां पे डीसी सिग्नल की तरह लगी ही हुई है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जैसे एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, आप ये लिख सकते हो इनपुट सर्किट हैज लो रेजिस्टेंस देयरफॉर ए स्मॉल चेंज इन द सिग्नल वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज होगा दैट विल कॉज एन अप्रिशिएबल चेंज इन द इमिटर करंट, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक अच्छा आईई बनेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। जो भी चेंज आया वो डायरेक्ट वोल्टेज वाला करंट में जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है वहां पे, एंड हेंस ऑलमोस्ट सेम इन द कलेक्टर करंट। तो जो चेंज इमिटर में आया वही चेंज लगभग कलेक्टर में चला गया। द कलेक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू ए हाई लोड आरसी, उसको कलेक्टर करंट को जहां पे नोट करना है, जहां पे आउटपुट लेनी है वहां पे हाई आरसी लगा दो। आरसी मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, आरसी लोड, तो आईसी इंटू आरसी, जितना आरसी ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही उसके अक्रॉस ज्यादा होगा। ओके, सो इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज वोल्टेज अक्रॉस इट। तो जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने में ये काम करता है। इस पे एक बार वापस आएंगे जब सारी कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ लेंगे तब देखेंगे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे तो आपको और ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। देखो अभी यहाँ पे ये जो बैटरी है इनका काम है जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रखना, क्योंकि जो सिग्नल की पोलैरिटी है वो ऐसी है। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो सर्टेन सिचुएशन जब सिग्नल नीचे की तरफ चल रहा होगा तो इसको रिवर्स बायस कर देगा इनपुट जंक्शन को। तो वो तो ट्रांजिस्टर एक्शन जो है, ट्रांजिस्टर का जो प्रिंसिपल है उसी को किल कर देगा। इसीलिए इन बैटरीज का काम ये है कि इनपुट सिग्नल कितना भी वेरी करे ट्रांजिस्टर एक्शन शुड रिमेन देयर। तो ये फॉरवर्ड बायस रहना चाहिए, ये रिवर्स बायस रहना चाहिए। ये बैटरी इसलिए है यहाँ पे, और अपना डीसी करंट जो दे रही है, लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्टेड है एसी सिग्नल में जिसको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो देखो ये इनपुट सिग्नल है मान लो। अब इनपुट सिग्नल है फॉर एग्जांपल एक फॉर्म का जिसकी वोल्टेज है 500 मिली वोल्ट, छोटा सिग्नल है 500 मिली वोल्ट का, और इनपुट रेजिस्टेंस काफी कम होता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के लिए रख लिया है 20 ओम। तो जो इमीटर करंट बनेगा दैट इज 25 मिली एम्पेयर। वो कितना हुआ? 25 मिली एम्पेयर का करंट वहां पे जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द सिग्नल इटसेल्फ। अब हम मान के चलते हैं कि जो IB है वो काफी कम होता है, तो लगभग जो 25 था वो 25 ही, एक कैलकुलेशन ही तो करके देख रहे हैं, हमने कोई ऐसा एब्सोल्यूट चीज तो निकालनी नहीं है। तो IC को भी हम मान लेते हैं कि 25 में से 25 ही यहाँ पे हो, या 23 हो, 22 हो, 21 हो, ऐसा कुछ वहां पे इतना करंट कलेक्टर में चला गया है जो कलेक्टर सर्किट में घूम रहा है। अब कलेक्टर सर्किट में जब वो घूमने लगा तो हमने यहां पे एक हाई लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है दैट इज 1 किलो ओम। तो जो भी करंट आएगा दैट विल अपीयर अक्रॉस दिस लोड, क्योंकि यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें
तो आउटपुट देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होती है, आई इज 25 मिली एम्पेयर इंटू 1 किलो ओम, तो मिली एम्पेयर और किलो ओम जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 वोल्ट का सिग्नल प्रोड्यूस हो गया। जो 500 मिली वोल्ट चला था वो 25 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो इसीलिए इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। ओके, और ये तो जो 100 किलो ओम रखा है ये है आउटपुट रेजिस्टेंस जो बेस और कलेक्टर जंक्शन का है बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस मोड, तो इसीलिए हाई वोल्टेज शुड बी देयर टू मेंटेन दैट। ओके, सो गेन जो है वो आप देख सकते हो 50 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया ऑलमोस्ट। तो इसलिए इसको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। देखो वैसे तो एम्पलीफायर इज ए ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, negative feedback, positive feedback, audio amplifier, large number of categories are there, but we have to be very restricted as per the exam pattern कि हमें basics of amplifier पढ़ना है कि amplifier की working कैसे है, क्या उसकी philosophy है, क्या उसका gain होता है, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो for that purpose you can see कि this is how a transistor can be used as an amplifier। ओके, अब चलते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस में। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले इन पे चलते हैं कि ट्रांजिस्टर के कनेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो सिर्फ एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन था। अब यहां से पढ़ते हैं कि देखो कितनी तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो ट्रांजिस्टर को 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जा सकता है, दैट इज कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, सॉरी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। कनेक्शन कह लो, कॉन्फ़िगरेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इनका जैसे नाम है कॉमन बेस। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी अब तक के डिस्कशन के साथ कि ट्रांजिस्टर जब काम करता है तो 2 सर्किट लगते हैं, कि इनपुट सर्किट, एक आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट जो है वो शुरुआत करता है, आउटपुट जो है वो कलेक्ट करता है, और इन दोनों के बीच में एक जो थ्रेड है, एक जो लीड है, एक जो कनेक्शन है वो कॉमन रहता है। अभी तक बेस जो था वो कॉमन था, इमीटर और बेस पे हमने फॉरवर्ड बायस लगाया, बेस और कलेक्टर पे हमने रिवर्स बायस लगाया था। तो वो सबसे सिंप्लीफाइड एक कॉन्फ़िगरेशन थी, सबसे सिंप्लीफाइड थी, लेकिन सबसे इफेक्टिव नहीं थी, सबसे इफेक्टिव वो नहीं है। इसीलिए टू मेक इट्स एप्लीकेशन मोर इफेक्टिव वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि हमारी नीड क्या है, हमारी एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस का मतलब वो हुआ कि बेस इज कॉमन टू इनपुट सर्किट एंड द आउटपुट सर्किट, बेस कॉमन है वहां पे। कॉमन इमीटर का मतलब क्या हुआ कि इमीटर इज कॉमन, इमीटर बेस इनपुट के लिए और इमीटर कलेक्टर आउटपुट के लिए, तो इमीटर को वहां पे कॉमन लीड के थ्रू जोड़ेंगे। और कॉमन कलेक्टर, इसका मतलब जो कलेक्टर थ्रेड है, कलेक्टर का जो कनेक्शन है, दैट इज यूज्ड एज द कॉमन कनेक्शन बिटवीन 2 इनपुट एंड आउटपुट्स। बात समझ में आ रही है? तो 1 बाय 1 चलते हैं, कॉमन बेस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई। कॉमन बेस लिख लो। सो कॉमन बेस में देखो, बेस इज कॉमन, जैसा नाम है, सो बेस इज कॉमन। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे कि इनपुट कैसी होगी, आउटपुट कैसी होगी, किन किन के बीच में प्लॉट्स होते हैं, यही आपसे पूछते हैं। आपसे कोई भी सर्किट सोल्व नहीं कराएगा, सर्किट सोल्व कराने वाला काम है दैट इज यूज्ड इन दी CSIR, नेट, गेट काइंड ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स, वहां पे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इनपुट जो है दैट इज द इमीटर बेस, इमीटर बेस जंक्शन जो है वहां पे इनपुट अप्लाई होगी, और जो आउटपुट ली जाएगी वो बेस और कलेक्टर के थ्रू ली जाएगी, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। तो यहाँ पे बेस इज कॉमन इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बेस को एज ए कॉमन यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बना लो एक बार, इसको VEE कर लो। एक NPN ट्रांजिस्टर बना लो। ये एक सिग्नल के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है कि सिग्नल अगर अप्लाई करना हो तो यहाँ पे रख सकते हैं।
NPN है तो इसको फॉरवर्ड बायस कर लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और ये PN है तो ये एक RC हो गया जिसके अक्रॉस आउटपुट देखी जाएगी, और ये आपका एक पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया है। तो बेस यू सी कि दिस बेस थ्रेड इज कॉमन इन बोथ। तो ये कौन सा हो गया? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कॉमन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट का एम्पलीफिकेशन क्या है, करंट गेन क्या है, वो हम समझते हैं। तो करंट गेन का से आप क्या समझते हो वैसे अगर देखा जाए तो? करंट गेन से आपका मतलब यही होना चाहिए कि जो इनपुट करंट था उसके कोरोस्पोंडिंग आउटपुट करंट कितना मिल रहा है हमें। वही तो करंट गेन है कि करंट का कितना गेन आया, कि इनपुट करंट इतना था तो आउटपुट करंट इतना है। क्या करंट बढ़ के आया कि करंट कम होके आया, क्या हुआ है करंट के साथ, दैट इज द करंट गेन। तो जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो करंट गेन है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज बी केयरफुल। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर चाहे वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो, हमेशा चेंज इन द आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनपुट करंट, इसका रेशियो ही होता है। बस डिपेंड ये करेगा कि कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, किसी कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट कुछ और होगा, किसी में कुछ और होगा, बस। तो अब कॉमन बेस में तो कौन है? आउटपुट करंट IC है और इनपुट करंट इमीटर करंट है। तो देखो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट IC टू द इनपुट करंट IE, the ratio of change in the collector current to the change in the emitter current. कलेक्टर करंट आउटपुट में है कॉमन बेस में, टू द इमीटर करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज, जो कि VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज VCB, इज नोन एज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE या IC बाई IE एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये हमेशा ध्यान रखना, यही डेफिनेशन होगी। बस इनकी वैल्यूज बदल सकती हैं कि यहाँ पे दूसरी वोल्टेज आ जाए, यहाँ पे करंट दूसरे आ जाएं, लेकिन इन प्रिंसिपल देखो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज भूल जाओगे। अभी अल्फा चल रहा है, फिर बीटा आएगा, फिर गामा आएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा क्या रखो? आउटपुट करंट क्या है सर्किट का, इनपुट करंट क्या है, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट आउटपुट किसकी है? अभी कलेक्टर और बेस की है, दैट इज VCB। बस ये ध्यान रखना है। तो अल्फा की वैल्यू ऐसे क्या होनी चाहिए? देखो IC बाई IE है, तो IE विच इज द ओरिजन, IB प्लस IC, तो IE ज्यादा होगा IC से, चाहे थोड़ा ही ज्यादा हो लेकिन ज्यादा तो होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा अल्फा का लेस देन 1 होगा। छोटा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अल्फा इज लेस देन 1, द वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड। अल्फा की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग द बेस करंट। बेस करंट को अगर और कम कर दें तो IE और IC और कंपेरेबल हो जाएंगे। भाई समझ के देखिए कि अगर मैं कहूं, यही रख लेते हैं, अगर हम कहें कि 100 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स गए बेस के पास और 95 गए कलेक्टर के पास, अगर मैं इसको कम कर दूं और मैं कहूं कि 100 में से 3 गया इसके पास और 97 गया इसके पास, तो इनका रेशियो और इंप्रूव हो गया ना। तो उसी तरह से बेस करंट को कम करके अल्फा को इंप्रूव किया जा सकता है। और बेस करंट को कम करने का तरीका क्या है? डोपिंग को और कम करना और थिन बनाना। तो बाय मेकिंग बेस थिन एंड लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो अल्फा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बेस करंट को कम करके। कारण क्लियर है, ठीक है। So generally the value of alpha is from 0.9 to 0.99, इस रेंज में होती है जनरली 0.9 टू 0.99, क्योंकि वो 10% का मार्जिन हमने यहाँ पे रख लिया है कि अगर 10% भी रिकम्बाइन हुआ बेस करंट में तो 0.90 से 0.99 तक का। 100% कभी नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा until unless बेस इज थिन। ओके, व्हाट अबाउट कलेक्टर करंट? अब जो कलेक्टर करंट आया उसकी थोड़ी सी DNA टेस्टिंग करते हैं कि कलेक्टर करंट में क्या क्या है। एक्चुअल जो कलेक्टर करंट हमें उस RC के अक्रॉस मिल रहा है, इसमें क्या क्या है? इस IC में 2 तरह के करंट है एक्चुअली। एक करंट तो वो है जो कि इमीटर करंट की वजह से आया, विच इज द कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ इमीटर करंट, और दूसरा
द लीकेज करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज। उसका खुद का जो लीकेज करंट है एक रिवर्स बायस बैटरी की वजह से। दो तरह के करंट इसके अंदर हैं। तो IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE। IC इज अल्फा टाइम्स IE करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर प्लस ICBO। ICBO मींस CBO का मतलब क्या है? कलेक्टर बेस करंट। कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। व्हेन इमीटर इज ओपन, ये वो करंट है जो इमीटर करंट ना आने से भी कलेक्टर करंट में फ्लो हो रहा होता ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज। तो अगर इमीटर वाले सर्किट को ओपन कर दें, उधर से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ आउटपुट सर्किट पे रिवर्स बायस रखें, तब जो करंट फ्लो होगा वो ICBO है। ठीक है, तो ये तो बहता ही जा रहा है, तो चलता ही जा रहा है। और IE जब लगा तो वो अपने साथ अल्फा IE लेके आया IC के पास। तो IC जो है वो दो तरह के करंट का कंट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ द इमीटर करंट IE दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ IE, और दूसरा ड्यू टू द लीकेज करंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो IC को हम लिख सकते हैं अल्फा IE प्लस ICBO। और ICBO का मतलब क्या है? कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं चल रहा, कुछ आसान है। अब देखो इस एक्सप्रेशन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, यू कैन सी। देखो IC कैन बी रिटन एज अल्फा, और IE को मैं लिख सकता हूं IC प्लस IB प्लस ICBO। अब IC को इधर लेके जाएंगे तो IC यहां पे हो गया अल्फा IB दिस वन। तो IC को ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ IB इन टर्म्स ऑफ ICBO। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको सोल्व करना, इसको याद रखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है जी, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करने से आपको जो ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। एक क्वेश्चन देखो, in a common base configuration if current amplification factor is 0.9, तो current amplification factor alpha is given as 0.9. if emitter current is 1 milliampere, emitter current that is IE is equal to 1 milliampere, then what will be the value of base current? base current की वैल्यू आपसे पूछी है, IB कितना होगा? तो क्या होगा? देखो आपको पता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये होता है। अब अगर हमें IE पता है, हमें अल्फा पता है, तो हम IC कैलकुलेट कर सकते हैं। IC कैलकुलेट कर लें, IE हमें पता है, तो IB निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? आ सकता है। तो अल्फा इज नथिंग बट इज इक्वल टू IC बाई IE। तो हेयर IC will be equal to 0.9 times IE, that is 1 milliampere. So it is simply 0.9 milliampere. 0.9 milliampere हो गया है IC। तो यहां से आप IB कैलकुलेट कर सकते हो। So IB is equal to IE minus IC. So 1 minus 0.9 that is 0.1 milliampere. और ये तो सब हो गया है ट्रेडिशनल मेथड। वैसे तो डायरेक्टली देख सकते थे आप, क्योंकि अल्फा को आपको पता है अल्फा है क्या। तो जो IE अगर 1 मिली एम्पेयर है, उसका अल्फा फैक्टर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.9 है, मतलब 1 आया तो उसका 0.9 IC में चला गया, तो बेस करंट कितना बचा? 0.1 ही बचा। ऐसे भी समझ सकते हो, अदरवाइज ये तो एक फंडामेंटल तरीका है ही। ठीक है जी, आगे बढ़ो। दूसरा सवाल देखो, इन ए कॉमन बेस कनेक्शन IC is equal to 0.95 milliampere and IB is equal to 0.05 milliampere. Find the value of alpha. Alpha की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वेरी इजी। अल्फा की वैल्यू यू नो
is simply IC by IE, output current by input current in the common base is this one. और हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा के लिए हमें IE का पता होना जरूरी है. IE is nothing but just the summation of these two. तो 0.95 और 0.05 will be 1 मिली एम्पेयर. ये मिलके क्या बन जाएगा? 1 मिली एम्पेयर IE. तो IE की वैल्यू 1 है, इसकी 0.95 है, तो 0.95 बाई 1 दैट इज 0.95. ओके, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए. ये दो होमवर्क है, इनको ट्राई करेंगे, ठीक है. इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फा इज 0.95, the voltage drop across 2 kilo ohm resistance which is connected in the collector is 2 volt. उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है? 2 वोल्ट. फाइंड आउट द बेस करंट. ये इसका आंसर है. नहीं होगा तो पूछेंगे. इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द इमीटर करंट इज 1 मिली एम्पेयर इफ द इनपुट सर्किट इज ओपन. द कलेक्टर करंट इज 50 माइक्रो एम्पेयर. आप समझ गए ये कौन सा करंट है? अगर इनपुट सर्किट ओपन है तो कलेक्टर में ये करंट है, कौन सा? लीकेज करंट है ये. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल कलेक्टर करंट? टोटल आईसी की वैल्यू निकालनी है. जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसी के ऊपर बेस्ड है, और अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो ये इसका आंसर आएगा आईसी का, और ये आईबी का. दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे, नहीं होगा तो पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है. अच्छा, एक जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको करके दिखा देता हूं. आपके लेक्चर कैडर के एग्जाम में ये यूज हो सकता है, मास्टर कैडर में तो आपसे सोल्व नहीं कराएंगे, ठीक है. देखो सर्किट कैसे सोल्व करते हैं, ये एक मैं केवीएल लगा के एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ठीक है. देखो, आपको फाइंड आउट करना है आईसी और वीसीबी कि ये जो करंट है आईसी एक तो ये, और वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज, इसके बीच की जो ड्रॉप है दैट इज वीसीबी. वीसीबी का मतलब क्या है? वीसीबी का मतलब है वीसी माइनस वीबी, वोल्टेज एट कलेक्टर वोल्टेज एट बेस, इसके बीच का वीसीबी, ठीक है. तो देखो ये गिवन है आपसे, एक इनपुट बैटरी यहाँ पे लगी है 8 वोल्ट की, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आरई है 1.5 किलो ओम. बना लो सर्किट एक बार ना. आरसी है 1.2 किलो ओम, वीसीसी है दैट इज द आउटपुट बैटरी विच इज मेकिंग द रिवर्स बायस दैट इज 18 वोल्ट, और ये करंट के डायरेक्शन से आपको गिवन है. और बताया गया है कि सिलिकॉन से मिलके बना है, तो सिलिकॉन में आपको पता है कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है दैट इज 0.7 वोल्ट एट बेस इमीटर जंक्शन, जहां से फॉरवर्ड बायस हो रहा है वहां, ठीक है. तो ये आपको बताया गया कि सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन के डायोड से आपको यही इनपुट मिलेगी कि जो बेस इमीटर पे जो फॉरवर्ड बायस होगा तो वहां पे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा डायोड के क्रॉस, ठीक है. अब देखो सर्किट कैसे सोल्व करते हैं इसको. देखो इनपुट सर्किट को ऐसे देखिए, सो दिस इज ए फॉरवर्ड बायस, तो ये पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब this is positive with respect to it and n is negative. Okay, तो replace with this battery. तो यहां पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव P, और ये हो गया एक नेगेटिव, एंड देन देयर इज एन RE, एंड देन इट इज कनेक्टेड विद दिस. ओके, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे रिप्लेस कर लो इसको, ठीक है. ऐसे होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से P पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो फॉरवर्ड बायस में यू कैन रिप्लेस इट विद ए बैटरी, P को पॉजिटिव एन को नेगेटिव मान के रिवर्स बायस में उसको अपोजिट कर देते हैं. चलिए अब इसकी, ये है VEE, और ये क्या है? दैट इज बेस इमीटर, तो दैट इज VBE, और दिस इज IE. तो कैसे लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लो, यहां से शुरू करेंगे, दैट इज VEE. अब देखो इसके अपोज में है ये बैटरी, दैट इज पॉजिटिव से चल रहा है और पॉजिटिव आगे मिल रहा है, दैट इज माइनस VBE.
और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस दैट इज IERE। तो सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इज ए क्लोज लूप इज 0। सो यहां से हम शुरू करेंगे VEE माइनस VBE माइनस IERE इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है, IC निकालना है। तो IC निकालने के लिए तो हमें IE की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो IE क्या होगा, IE यहां से निकाल सकते हैं, IE विल बी इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, VEE माइनस VBE डिवाइड बाई RE। तो VEE कितना है 8 वोल्ट, VBE कितना है 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई RE दैट इज 1.5 किलो ओम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो किलो ओम है तो ये मिली एम्पेयर में आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो यहां से IE हमने कैलकुलेट किया तो इट विल बी 4.87 मिली एम्पेयर। ये IE है जो यहां से चला है, ठीक है। IE की वैल्यू निकल गई है। अब चूंकि हमारे पास ना तो अल्फा की वैल्यू गिवन है और ना IB की वैल्यू गिवन है, ये तो अल्फा गिवन होता तो यहां से हम डायरेक्ट IC कैलकुलेट कर देते, या IB गिवन होता तो भी हम IE माइनस IB करके IC कर देते, दोनों ही मिसिंग है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया कि IE और IC को दोनों को बराबर मान लिया है, किससे, IE, जस्ट समझने के लिए कि IE इज इक्वल टू IC। अगर गिवन होती कोई क्वांटिटी तो IC को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाते। अब जब हमें IC की वैल्यू पता चल गई है दैट इज 4.87, सो IC इज इक्वल टू 4.87 मिली एम्पेयर। अब आउटपुट सर्किट पे चलते हैं। तो आउटपुट सर्किट पे देखो यहाँ पे VCC लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज RC। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। तो या तो इसको ऐसे करो कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रिप्लेस करो, या ऐसे कह सकते हो कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो बैटरी को उल्टा करके लगा देते, वो आपकी मर्जी, आप कैसे समझते हो। आसान तरीका तो यही है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो पॉजिटिव नेगेटिव, सो देयर विल बी पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी, दैट विल बी गुड वे टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज एक्चुअल में फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि पोटेंशियल बैरियर कैसा होगा, रिवर्स बायस में यू कैन चेंज दैट। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और अगेन इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। सो दिस इज VCC, यहां से करंट निकला दैट इज कलेक्टर करंट IC, और ये एक बैटरी है दैट इज VCB बैटरी, जो कि कलेक्टर और बेस के बीच में हमने पॉजिटिव नेगेटिव स्टैब्लिश की है। ध्यान रखना ये VCB है ना कि VBC है। ओके, तो अब यहां से किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो इट विल बी VCC माइनस ड्रॉप होगा अक्रॉस ICRC, अगेन पॉजिटिव को पॉजिटिव फेस कर रहा है तो दिस बैटरी इज अपोजिंग एक्चुअली दिस, तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे VCB इक्वल टू 0। तो VCC की वैल्यू हमें पता है, ICRC की वैल्यू हमें पता है, VCB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, VCB इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो VCC इज इक्वल टू 18 वोल्ट माइनस IC की वैल्यू है 4.87, सो 4.87 मिली एम्पेयर है ये, और RC इज द आउटपुट रेजिस्टेंस विच इज 1.2 किलो ओम, सो 1.2 किलो ओम। तो एक किलो से मिली एम्पेयर वाला फैक्टर चला जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। सो इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी दिस वन, 12.16 वोल्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को सोल्व कर सकते हैं अगर कभी ऐसा क्वेश्चन छोटे रूप में पूछा जाता है तो। सो वी विल नॉट गो इनटू द मच डिटेल ऑफ दिस एनालिसिस। ओके, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, लिख लिया है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था और यहां से पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना भी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट में 5-6 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं पूछने के लिए, ठीक है। और छोटे क्वेश्चंस के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट है ये पूछना, कि ना तो उसमें कोई सोल्व करने को लगेगा और ना ही ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि टाइम लगेगा, बस आपको पता है तो डायरेक्ट सोल्व करिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो देखो
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर की का बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कैसा है, उसका इनपुट बिहेवियर कैसा है, उसका आउटपुट बिहेवियर कैसा है। तो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस उसके बाद नाम चेंज करेंगे उनके, ठीक है। देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ट्रांजिस्टर की किसके बीच में होती है? आपने वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है पीएन जंक्शन की, तो वहां पे वोल्टेज और करंट के बीच में होती थी, वही तो बिहेवियर था कि वोल्टेज जब बढ़ रही है तो करंट कैसे बढ़ रहा है। वही चीज हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक फैक्टर और है, जो दूसरा जंक्शन बैठा है। पहले एक पीएन जंक्शन की पढ़ी है आपने, आज हम कह रहे हैं कि एक पीएन जंक्शन है, दूसरा पीएन जंक्शन है, दोनों को स्टडी करना है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हमेशा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, बी वेरी केयरफुल, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज के बीच में होगा। इसके बीच में इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, और कांस्टेंट किस क्वांटिटी को रखना है? दैट इज आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में होती है। सिंपल, और कुछ नहीं, इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज के बीच में पूछा जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, क्या कॉमन बेस है कि कॉमन इमीटर है कि कॉमन कलेक्टर है, उसी अकॉर्डिंग आपके इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज चेंज हो जाएंगे बस। लेकिन हमेशा होगा क्या? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में प्लॉट होगा, कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट जंक्शन है, जो दूसरा आउटपुट वाला जंक्शन है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप को कांस्टेंट रख के। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस में होती है? देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी हमेशा होगी तो करंट और वोल्टेज में। देखो, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट करंट, इमीटर करंट। बस ये दो बातें अगर ध्यान रह गई तो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, मतलब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सभी कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, क्या होता है मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज का ग्राफ एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो जब इनपुट देख रहे हैं तो वोल्टेज आउटपुट में कांस्टेंट रखनी है, लेकिन जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रख रहे हैं तो इनपुट करंट कांस्टेंट रखना है, दैट इज आई। बाकी तो वी और आई का प्लॉट तो है ही, आउटपुट में मतलब आउटपुट की वोल्टेज और करंट, इनपुट में मतलब इनपुट की वोल्टेज और करंट। इसमें कौन कांस्टेंट? आउटपुट वोल्टेज। उसमें कौन कांस्टेंट है? इनपुट करंट। बस क्लियर हो गई बात। अब चल देखते हैं इसको कि क्या है आगे। देखो इनका बिहेवियर कैसा रहता है। हमने क्या किया? आई। अब कॉमन बेस कनेक्शन की बात चल रही है तो कॉमन बेस कनेक्शन में इनपुट करंट कौन है? आई। और वोल्टेज क्या है? ई बी। ये वो वोल्टेज है ई और बी के बीच की, बाहर वाली बैटरी नहीं है, वी और ई बी, क्योंकि वही तो सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो वी ई बी इमीटर बेस वोल्टेज वर्सेस आई ई। और कांस्टेंट किसको रखना है? आउटपुट में कौन है? कलेक्टर और बेस वोल्टेज, तो बेस कलेक्टर वोल्टेज को आउटपुट रखना है। देखो, तो इसका जो प्लॉट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर बेस वोल्टेज थोड़ी इंप्रूव होगी तो ये थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो जाएगा आई, नथिंग एल्स। ओके, सो 0 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसे करके बढ़ेगा। लेकिन देखो क्या क्या है यहाँ पे कि आई इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन वीईबी। अगर वीईबी में थोड़ा चेंज भी दिख रहा है तो रैपिड इंक्रीज है करंट में। क्यों? क्योंकि इनपुट सर्किट में लो रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड बायस है वो, इसीलिए थोड़ी सी चेंज होते ही करंट ज्यादा बढ़ रहा है उधर। ठीक है, आई इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वीसीबी। वीसीबी से लगभग इंडिपेंडेंट ही है, ये कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, पैटर्न वही है, सब चीजें वही है, ये कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो इसीलिए वीसीबी को आप चेंज करोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आई में नहीं आएगा। आई इज बिकॉज ऑफ, डोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द वीईबी विच इज द इमीटर बेस वोल्टेज एट द इनपुट स्टेज। बात समझ में आ गई? और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? वोल्टेज बाई करंट, तो वीबी अपॉन आई एट वीबी, वीसीबी कांस्टेंट। जो चीज यहां लिखी है इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? ईबी बाई आई, वी बाई आई कांस्टेंट, वीसीबी। सो इट इज इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का कैसा होगा? वेरी स्मॉल, इन फ्यू ओम्स ओनली, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है वहां पे। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट कौन है? आईसी।
आउटपुट वोल्टेज किस किस के बीच में है, कलेक्टर और बेस। तो VCB वर्सेस IC के बीच में जो प्लॉट होगा, और कांस्टेंट किसको रखना है, इमीटर करंट को। किसको, इमीटर करंट को। तो ये इमीटर करंट, फॉर एग्जांपल देखो, जब इमीटर करंट 0 है, इमीटर करंट आ ही नहीं रहा है, उस सिचुएशन में जैसे जैसे VCB बढ़ रहा है, ये यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा तो बढ़ा यहाँ पे आके, उसके बाद कांस्टेंट। क्यों हुआ ये, थोड़ा सा यहां तक बढ़ा, बस इस पॉइंट तक थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। कारण क्या है, कारण ये है कि ये जो करंट है ये रिवर्स लीकेज करंट है, तो इससे जितना बढ़ना था वो बढ़ गया है। अब अगर IE होता तो क्या होता, IE होता तो IE का 95% प्रोपोर्शन IC के पास आता। तो IE अगर 1 मिली एम्पेयर है, तो देखो IC यहां से शुरू हो गया है, लगभग 1 के आसपास से, 1 से थोड़े से नीचे से शुरू हो गया, क्योंकि एग्जैक्ट 1 तो नहीं आएगा, 95% 90% आएगा, तो थोड़ा सा नीचे से शुरू हो गया, लेकिन फिर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जितना IE है लगभग उतना ही IC है। कल रिवर्स करंट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला पा रहा है। सिमिलरली अगर IE बढ़ा तो ये हो गया, IE4 हुआ तो 4 के आसपास चला गया। तो इनमें से कोई एक वैल्यू अगर हम चाहें तो मतलब समझने के लिए देखिए कि जब IE 4 पे था तो IC भी लगभग लगभग 4 पे ही है, लेकिन जब IE 0 पे था तो ये भी लगभग 0 पे ही है, थोड़ा सा माइक्रो एम्पेयर रेंज का करंट आपको मिल रहा है बस यहाँ पे। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट। ओके, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब इसकी लर्निंग क्या है, IC वेरीज विद VCB एट वेरी लो वोल्टेजेस ओनली। कि IC जो है वो आउटपुट वोल्टेज के साथ तो बस थोड़ा सा ही चेंज होता है, अप टू वेरी लो वैल्यूज। एज VCB इज रेज्ड, IC बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ VCB। जैसे जैसे बढ़ाएंगे VCB को वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट डिपेंड्स ओनली ऑन IE, दैट इज जनरली ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन दिस रीजन। तो इसी रीजन में जब IE चलता है उसी रीजन में आपका ट्रांजिस्टर है वो काम करता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस यू नो इज वेरी हाई। तो आउटपुट रेजिस्टेंस इन दिस केस इज वेरी हाई। ये इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं आपकी। ठीक है जी, क्लियर है? तो ध्यान तो रहेगा कैसे बनाए हैं, क्या इनका एक्सप्लेनेशन है, और दूसरा किस किस के बीच में है। देखो अभी तो आपके एग्जाम में यही पूछा जा रहा है कि किस किस के बीच में होता है, किसको कांस्टेंट रखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है। सो वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, विच इज द कॉमन इमीटर कनेक्शन। विच इज द कॉमन इमीटर कनेक्शन। तो कॉमन इमीटर में क्या होगा, इमीटर इज कॉमन। तो इमीटर इज कॉमन, तो इनपुट किस किस के बीच में होगी, बेस और इमीटर के बीच में, और आउटपुट किस किस के बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में, सच दैट इमीटर विल रिमेन कांस्टेंट, इमीटर विल रिमेन कॉमन। नाउ सी, इसको कैसे बनाएंगे, उसमें हमने ऐसे बनाया हुआ था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, ताकि हम इस इमीटर वाली नोब को, इस इमीटर वाली नोब को कॉमन बना सकें। तो ये यहाँ पे कॉमन हो गई इनपुट सर्किट में, और ये यहाँ पे कॉमन होगी आउटपुट सर्किट में। तो ये है इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। बात समझ में आ गई? बना लो जल्दी से इसको। देखो ये मैंने NPN और PNP दोनों का बना के एक बार आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो फॉरवर्ड बायस होगा तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, और इसको रिवर्स बायस करना है इस डायोड, इस जंक्शन को। तो here it is positive, here it is negative, so this will be reverse bias. ओके, तो जो कलेक्टर बेस जो डायोड होगा, देखो इसमें ये बात बड़ी ध्यान रखने की होती है कि ऐसा मतलब जो बेस है, जो इमीटर बेस और कलेक्टर है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन वही है, बेस बीच में ही है, डायोड वही बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डायोड अब इमीटर और कलेक्टर के बीच में बन गया है, नो। बी वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो डायोड है वो वही है एज इट इज, बस जो लीड लगी हुई थी, जो कनेक्शंस लगे हुए थे, उनको ट्विस्ट किया गया थोड़ा सा। पहले यहाँ पे इमीटर कलेक्टर, इमीटर बेस और बेस कलेक्टर में ले रहे थे, अब इमीटर को कॉमन कर दिया, इमीटर बेस और इमीटर कलेक्टर के बीच में आउटपुट सर्किट जोड़ दिया बस। तो चेंज कनेक्शंस में है, अंदर वही डायोड है,
बेस कलेक्टर का और इमीटर बेस का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर दिस एन positive, this positive, so this is more positive here. So collector diode, which is the base collector diode, is reverse bias here, ठीक है। Similarly this is PNP, तो यहाँ पे देखो this is positive, this is negative, ये सिग्नल के लिए जगह छोड़ी हुई है। So this is forward bias and here it is negative, so more negative will be there, so P पे more negative हुआ तो it will be the reverse bias situation there, okay। So now ये बना लिया आपने। नाउ जो हमने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ा था, उस पे आते हैं। देखिए, सो इनपुट करंट यहाँ पे कौन है? बेस करंट IB, आउटपुट करंट इज IC। क्लियर है? आउटपुट क्या है? IC, और अभी इनपुट करंट क्या जा रहा है? बेस करंट इज द इनपुट करंट, है ना। फिर से देख लो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इनपुट करंट क्या है यहाँ पे? IB, इनपुट करंट इज IB, आउटपुट करंट इज IC। तो अब यहाँ पे ये होगा, वहां पे कौन था इनपुट करंट? IE वाज द इन द इनपुट। ओके, सो दिस इज नोन एज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और जब कॉमन इमीटर में आते हैं तो उसको कहते हैं बीटा। इट इज बीटा, वहां पे अल्फा था, यहाँ पे बीटा। तो इनपुट करंट इज IB, आउटपुट करंट इज IC। तो चेंज इन द कलेक्टर करंट दैट इज डेल्टा IC टू द इनपुट करंट दैट इज डेल्टा IB। तो बीटा इज डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो 20 to 500, मतलब लार्ज वैल्यू है बीटा की। जैसे अल्फा तो लेस देन 1 था, क्यों? क्योंकि वो IC और IE का रेशियो था, ये IC और IB का रेशियो है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि IB करंट तो ऑलरेडी काफी कम है, उसके कंपेयर में IC तो काफी ज्यादा है। जैसे हमने कहा था कि 5%, 95%, तो ये तो काफी ज्यादा है, इसीलिए बीटा ज्यादा है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि करंट गेन इज हाई, करंट काफी गेन कर गया यहाँ पे। इनपुट करंट और आउटपुट करंट का रेशियो देखा जाए तो एज कंपेयर टू द कॉमन बेस। लिखिए, so this configuration is generally used in getting good current gain as well as voltage gain। इस कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्चुअली जो कॉमन इमीटर है वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है, वही सबसे ज्यादा इफिशिएंट होती है, वही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होती है, ठीक है। तो कॉमन इमीटर ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे करंट गेन और वोल्टेज गेन है वो ज्यादा। और बीटा और अल्फा का रिलेशन भी निकाल सकते हैं हम। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ कैसे निकाल सकते हैं? देखो, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC बाई IB। तो IB को हमने क्या किया? IB को लिख सकते हैं IE माइनस IC। अब क्या किया हमने? बीटा को अल्फा के फॉर्म में लाना है, तो अगर ऊपर भी IE से डिवाइड कर दें और नीचे भी IE से डिवाइड कर दें, तो IC बाई IE इज दिस वन, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस IC बाई IE। तो IC बाई IE वाज अल्फा, IC बाई IE वाज अल्फा। तो अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई? तो बीटा की वैल्यू ये होती है। सिमिलरली इसी को सोल्व करके आप अल्फा को बीटा के रूप में भी लिख सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, बीटा और अल्फा। ओके, सो यहाँ पे करंट गेन इज वेरी हाई, और कलेक्टर करंट को कैसे लिख सकते हैं? देखो, समझने के लिए देख लो कि IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, ये होता था। अब अगर मैं बेस की फॉर्म में लिखूं इसको, तो ये बन जाता है, इसको सोल्व करेंगे तब अल्फा IE को IB प्लस IC लिख के सोल्व करेंगे तो दिस विल बी द केस, ऐसे बन जाएगा ये। ओके, अब देखो यहां से इसको मैं क्यों बता रहा हूं कि दिस ICBO was the collector base current
emitter is open, when emitter is open। लेकिन हम चाहते हैं कि ये तब की सिचुएशन थी जब कलेक्टर और बेस के थ्रू आउटपुट ली जा रही थी। अब है कलेक्टर और इमीटर के थ्रू आउटपुट। तो हम इस करंट को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो आउटपुट करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट दैट इज इन द कलेक्टर इमीटर सर्किट। तो वहां पे हम कहते हैं अगर आई बी जीरो हो जाए, इनपुट करंट अगर जीरो हो जाए, तो ये जो वैल्यू है, देखो आई बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो आई सी इज इक्वल टू दिस वन, तो ये हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जो आई सी ई ओ विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा आई सी बी ओ। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टर इमीटर करंट when base is open, when base is open, ओके। तो ICEO ये होता है दैट इज वन अपॉन वन माइनस अल्फा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लो छोटे छोटे। सो बीटा इज इक्वल टू 50, IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पेयर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IE। अब आपको पता है बीटा का जो रिलेशन है वो IC और IB के बीच में है। तो बीटा की वैल्यू से और IB की वैल्यू से आप IC कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज 1 मिली एम्पेयर। और IC जब आपको पता चल गया, IB जब आपको पता चल गया, तो IE यू कैन फाइंड आउट, IE यू कैन फाइंड आउट, ओके। एक और क्वेश्चन देख लो, ये बना हुआ IE गिवन है 12 मिली एम्पेयर, IB इज 240 माइक्रो एम्पेयर, बीटा की वैल्यू है IC पूछा है। तो बीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 49, हमें चाहिए IC। तो दैट इज सिंपली 49 इंटू 240, 11.76 आ जाएगी यहाँ से। अल्फा के फॉर्म में निकाल के रखना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते, दोनों दो तरीके से किया हुआ है ये, दोनों तरीके से सेम है। अल्फा के फॉर्म में निकालोगे तो अल्फा विल बी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा IE की वैल्यू रख दो और बीटा इज 49/50। अपने आप में ये अल्फा ही तो हो गया है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो एक सर्किट सोल्व किया था, तो इसको देख सकते हैं आप, बना लीजिए। VCC है दैट इज 8 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी है। VRC मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 0.5 वोल्ट। वोल्टेज पता है कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। RC की वैल्यू 800 ओम है, अल्फा की वैल्यू 0.96 है, ठीक है जी। और आपको कैलकुलेट करनी है बेस करंट दैट इज IB, बेस करंट क्या होगा, और दूसरा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE वोल्टेज। ये दो तरह की कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो अगर आपको VCE निकालनी है तो आपको VCE तो ये है इन दोनों के बीच की, तो यहाँ पे सर्किट सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से सर्किट सोल्व करेंगे तो VCC माइनस ICRC, वो तो पता ही है 0.5 वोल्ट, 0.5 माइनस VCE इज इक्वल टू 0। सो VCE की वैल्यू हो जाएगी VCC माइनस 0.5। तो VCC इज 8 minus 0.5 that is 7.5 वोल्ट, ओके। सिमिलरली और क्या चाहिए आपको, बेस करंट। तो अगर बेस करंट चाहिए और IC आपको पता लग जाए तो बीटा के थ्रू निकाल सकते हो, अल्फा से बीटा में जा सकते हो। देखो अल्फा से बीटा कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। बीटा कैलकुलेट होने के बाद वी नो बीटा इज नथिंग बट IC अपॉन IB। अपने को चाहिए IB, हम IC कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, हमें पता है कि IC विल फ्लो थ्रू दिस, तो IC इंटू RC इज 0.5 वोल्ट और RC की वैल्यू हमें पता है 800 ओम है, तो IC की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी देखो 0.5 बाई 800, तो 0.625 मिली एम्पेयर। 0.625 मिली एम्पेयर आते ही यहां लगा दो,
बीटा की आप कैलकुलेट कर चुके होगे अल्फा से, तो आई बी आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 24 आ रही है, देखो 24 जब आ रही है, 24 को यूज करके आप आईसी की वैल्यू हमने बताया दिस वन, बीटा इज दिस वन, तो आई बी इज दिस बाय दिस। तो जस्ट पैरामीटर्स को इधर उधर करने वाली बात है, लेकिन ये पैरामीटर्स आपके जहन में बैठेंगे तभी, तब आप इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे, अदरवाइज एक बार समझ में आ जाएंगे फिर भूल जाओगे कि कौन सा क्या था। इसलिए कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही सही, लेकिन इन पे करना जरूरी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब आप खुद सोचो एक बार, यहां देखने से पहले, मेरी बात सुनने से पहले पॉज करके देखो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। इनपुट किस किस के बीच में हो गए? तो इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट करंट इज आई बी और इनपुट वोल्टेज इज वीबीई एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज एट वीसीई, तो वीसी एट कांस्टेंट वोल्टेज। सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो आउटपुट करंट दैट इज आईसी वर्सेस आउटपुट वोल्टेज दैट इज वीसीई एट इनपुट करंट कांस्टेंट दैट इज आईबी। हो गए दो क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अब प्लॉट देखो कैसे है। देखो इनपुट आई वीबीई वर्सेस आईबी, तो इट इज लाइक ए फॉरवर्ड बायस केस। तो जैसे फॉरवर्ड बायस का पीएन जंक्शन का आपको मिलता था कि 0.7 वोल्ट इज द नी वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के बाद उसके बाद एक रैपिड इंक्रीज, तो वो आपको इनपुट में मिलेगा, क्योंकि वीबीई के साथ बेस करंट कैसे चेंज हो रहा है, जितनी वोल्टेज चेंज होगी उतना करंट चेंज होगा, आईई मतलब इनपुट करंट चेंज होगा, उसे कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये आपका एक फॉरवर्ड बायस वाली कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। So it looks like a forward bias diode curve as compared to the common base configuration. IB increases less rapidly. आपने कॉमन बेस में देखा था कि वो ज्यादा रैपिड चेंज कर रहा था, जीरो से यहां से उठ गया था ऐसे, ठीक है। बट इन दिस केस इट इज मूविंग लेस रैपिडली, सो इट मींस कॉमन इमीटर is experiencing a bit more resistance in the input as compared to the common base. Yes or no? So resistance of common emitter circuit is higher than common base. Input resistance क्या होगा? VBE by IB at constant VCE. तो इसका होता फ्यू हंड्रेड ओम का, वहां पे फ्यू ओम होता था, यहाँ पे बढ़ के फ्यू हंड्रेड ओम हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में? आउटपुट करंट आईसी एट वीसीई एट कांस्टेंट इनपुट करंट इज आईबी हियर, दैट इज दिस वन। सो इसका जो प्लॉट होगा दैट विल बी दिस वे। अब देखो होगा क्या कि वीसीई व्हिच इज द रिवर्स बायस वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग आईसी। सो अगेन जितना वीसीई अगर अपने आप से बढ़ना होता, अगर इनपुट सर्किट को एक बार के लिए ओपन कर दें तो थोड़ा ही बढ़ेगा, क्योंकि रिवर्स बायस की वजह से आएगा। वही फैक्टर आपको दिख रहा है कि थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद इट विल बिकम कांस्टेंट। और ये तो IB5 माइक्रो एम्पेयर पे है, तो IB5 अगर IB 0 होती तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और कम होता, नीचे की तरफ होता, ठीक है। और जैसे IB आता है पिक्चर में, जैसे इनपुट सर्किट कनेक्ट किया जाता है, तो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। तो बीटा फैक्टर लेने की वजह से ये 5 एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर 10 माइक्रो एम्पेयर होने के बावजूद भी आईसी में आपको एक अप्रिशिएबल चेंज दिख रहा है, तो वो बीटा का ही काम है। बात समझ में आ गई जी? तो ये आपका 10 माइक्रो एम्पेयर पे 15 माइक्रो एम्पेयर पे ऐसे हो गया है। तो यहाँ पे एक स्लोप सा देखने को मिल रहा है, दिस लाइन। ओके, सो ये आपकी नी वोल्टेज हो गई। तो IC वेरीज विद VCE till small values of voltage only and then become constant और independent। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऑपरेशन रीजन इज ग्रेटर देन V नी। तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन रीजन है वो यही है, नी वोल्टेज से ज्यादा वाला, ठीक है। अबव नी वोल्टेज IC इज नियरली इक्वल टू बीटा IB,
आउटपुट रेजिस्टेंस इसका लगभग किलो ओम में होगा, 50 किलो ओम, लेकिन इट इज लेस देन सीबी क्योंकि अब इमीटर इज देयर। ओके, तो सीबी के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस इससे ज्यादा होता था। तो अब जब सीबी से सीई की तरफ आए हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ा है, आउटपुट रेजिस्टेंस थोड़ा कम हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन करंट और वोल्टेज गेन काफी अच्छे मिले हैं यहाँ पे इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई जी? सो नेक्स्ट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर, अब क्या है, कलेक्टर कॉमन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो इनपुट इज बिटवीन, देखो इस, दिस इज इमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। ओके, तो इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर और आउटपुट इज टेकन बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। तो जो करंट आउटपुट में जो दौड़ेगा दैट इज आईई। आउटपुट करंट क्या है यहाँ पे, आईई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कलेक्टर इज कॉमन हेयर, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर एंड आउटपुट इज बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। तो सिमिलरली फॉर एनपीएन, सिमिलरली फॉर पीएनपी, यू कैन चेक। सो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर गामा यहां पे होगा, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली आउटपुट करंट डिवाइड बाई इनपुट करंट, यही होता है। तो आउटपुट इनपुट करंट यहां पे क्या है, दैट इज द बेस करंट, और आउटपुट करंट यहां पे क्या है, दैट इज आईई। तो आउटपुट करंट इज इमीटर करंट और इनपुट करंट इज बेस करंट। तो जो गामा होगा दैट इज आई ई बाई आई बी। क्लियर है, आई ई बाई आई बी। तो गामा इज, इसको गामा को सोल्व करते हैं, दैट इज 1/1 माइनस अल्फा। ऐसे सोल्व कर सकते हो आप चाहो तो खुद से, अदरवाइज आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दिया है। तो गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, और अल्फा के रूप में लिख लिया है तो गामा को आप बीटा के रूप में भी लिख सकते हो। ये आप खुद से करके देखना कि हाउ यू कैन राइट डाउन गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा, यहीं से हो जाएगा, एक स्टेप का काम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है गामा का बीटा के रूप में, गामा का अल्फा के रूप में, अल्फा और बीटा का आपस में एक रिलेशन बनाना। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट गेन की अगर बात करें तो करंट गेन से मैं आपको क्या लग रहा है कि करंट गेन अगर बात की जाए तो आई सी अपॉन आई बी तो हमने पढ़ा है, आई सी और आई में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो करंट गेन तो लगभग इसका उतना ही है जितना आई सी बाई आई बी वाले रेशियो में होता था, और वो था कॉमन बेस वाला, सॉरी दैट इज कॉमन इमीटर। ओके, क्योंकि कॉमन बेस में तो आई ई होता था यहाँ पे, तो ये बीटा वाला फैक्टर है। तो इसका जो करंट गेन है वो तो लगभग लगभग उतना ही है जितना कॉमन इमीटर में होता था, एंड वोल्टेज गेन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो वोल्टेज गेन है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या क्या है इसका, इट हैज हाई इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस का काफी बढ़ जाता है कलेक्टर के पिक्चर में आने से, बेस और कलेक्टर के थ्रू इनपुट है। इट हैज लो आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, वोल्टेज गेन इज लेस देन 1, और इट इज यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स। ये पूछा जा सकता है कि कॉमन कलेक्टर सर्किट है वो किस में यूज होता है, दैट इज इन द इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स। ओके, अब देखो एक टेबल के रूप में इसको लिख लो, जो अभी तक किया है उसको, कंपैरिजन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इनपुट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो कॉमन बेस में लो होता है, कॉमन इमीटर में लो ही होता है, लेकिन यहां से राइज हुआ, और वेरी हाई इन द कॉमन कलेक्टर, इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है। आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा था, वेरी हाई, उसके बाद हाई रहा, उसके बाद लो हुआ, तो आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस में क्लियर है, जो बातें ध्यान रखने की थी वो इस टेबल में है। अब वोल्टेज गेन देखो, वोल्टेज गेन इसका ठीक ठाक है, इसका काफी अच्छा है, और इसका लेस देन 1 है, 1 और लेस देन 1। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस अगर हैं दिस इज यूज्ड, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस हैं दिस इज यूज्ड, और मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर्स में दिस इज यूज्ड क्योंकि यहाँ पे करंट गेन और वोल्टेज गेन काफी अच्छा है। ठीक है, और इंपीडेंस मैचिंग में दिस इज यूज्ड। करंट गेन इसका लेस देन 1 होता था, आई सी बाई आई ई,
ये हाई बीटा होता था क्योंकि IC बाई IB होता था, और इसका गेन जो है दैट इज अप्रिशिएबल, मतलब ना तो बहुत ज्यादा बता सकते ना बहुत कम बता सकते, दैट इज नियरली टू CE। और इसके प्रो क्या है कि इसकी गुड स्टेबिलिटी होती है अगेंस्ट टेम्परेचर कॉमन बेस की। इसका एडवांटेज क्या है कि इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन काफी अच्छा है कॉमन इमीटर का, और दिस इज गुड फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग एप्लीकेशन। सो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये टेबल जो है आपका पूरा पढ़ने के बाद काफी हद तक यहाँ तक चीजें आ गई हैं। बस आप और भी कुछ लिखना चाहो तो एक टेबल और बना के यहाँ पे अल्फा बीटा और उनके रिलेशन भी लिख लीजिए, वो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए बस, ठीक है। और एक पॉइंट और बना के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में बनी है वो भी लिख सकते हो। पूरा एक ही टेबल में आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये टेबल तब समझ में आएगी जब जो इतनी देर का डिस्कशन हमने किया है इसको किया होगा, अदरवाइज फिर सारा विवेक लगेगा कि ये कैसे आ रहा है। बट नाउ यू हैव द क्लैरिटी कि हाउ दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। और देखो ये ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट, ये देख सकते हैं कि कैसे होगा। देखो ये जो आप बना लीजिए एक बार, ये हमने कॉमन इमीटर अरेंजमेंट ली है, एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज होगी। वैसे तो हमने डिस्कशन कर लिया है बट एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में चल के कि ये इनपुट सिग्नल है, ये दोनों जो बाइसिंग हैं ये इसीलिए है कि इनपुट और आउटपुट सर्किट जो हैं वो हमेशा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस मोड में रहें, ठीक है। तो जब भी इनपुट सिग्नल वेरी करेगा तो अगर वो लो पोलैरिटी पे नेगेटिव पोलैरिटी में जाएगा तो उस सिचुएशन में भी फॉरवर्ड बायस जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रांजिस्टर एक्शन शुड रिमेन देयर। ओके, तो जब ये मैंने स्मॉल IB करके लिखा है ये वाला, और ये जो स्मॉल I करके IB, इसका मतलब है AC करंट, इंस्टेंटेनियस AC करंट। जब ऐसे लिखते हैं IB तो ये टोटल करंट, और जब ऐसे लिख रहे हैं IB तो इट इज द I कॉम्बिनेशन ऑफ AC एंड DC, चाहे इसको कंप्लीट उसमें लिख लो या यहाँ पे हमने IB लिख दिया है, तो उसको बस डिफरेंशिएट करने के लिए, और कुछ नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस AC करंट यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं कि सिग्नल का क्या बिहेवियर है। DC के साथ तो हमें बस बाइसिंग से ही मतलब है, DC का तो अपना जो करंट गया DC की वजह से, देखिए अगर DC है तो DC की वजह से IE, कैपिटल IE, कैपिटल IB और कैपिटल IC ये मिल जाएंगे, लेकिन AC की वजह से हमें IE, IB और IC मिलेंगे। तो इनका जब कॉम्बिनेशन कर देंगे DC और AC का तो फिर ये IB ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखो DC bias voltages are provided so that under the changing of polarity of signal biasing remains same। तो ये तो इसीलिए अप्लाई की गई है। उसके बाद देखो जब कोई भी सिग्नल अप्लाइड नहीं है, अभी कोई ऐसी सिग्नल नहीं है, तो द इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बैटरी VBB। इनपुट सर्किट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉरवर्ड बायस किया गया है, देयरफॉर IB, IE एंड IC विल फ्लो इन द सर्किट, तो DC करंट होंगे। द IC इज नोन एज जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट क्या होता है? वो कलेक्टर करंट जब इनपुट पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया है, उस टाइम पे जो DC की वजह से IC चल रहा है, दैट इज जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। व्हेन सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑन इमीटर बेस्ड जंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो या तो देखो जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड बायस को बढ़ाएगा, जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड बायस को कम करेगा, लेकिन किसी भी सूरत में ये नहीं होगा कि नेगेटिव वाला VBB को ओवरकम कर जाए। बस फॉरवर्ड बायस बढ़ेगी और घटेगी, लेकिन रहेगी फॉरवर्ड बायस ही। तो जब बढ़ेगी फॉरवर्ड बायस तो थोड़ा सा चेंज आते ही IE में काफी चेंज आएगा, मतलब इनपुट करंट में काफी चेंज आएंगे, जो कि यहाँ पे IB है, और कोरस्पॉन्डिंग टू दैट देयर विल बी द लार्ज चेंज इन IC विच इज द आउटपुट करंट। तो जो स्मॉल फ्लक्चुएशन इन इनपुट करंट हुआ उससे हाई चेंज अक्रॉस दिस RC विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, सो इट मींस सिग्नल इज एम्पलीफाइड इन द पॉजिटिव फॉर्म, लेकिन जब पोलैरिटी नेगेटिव हुई तो थोड़ा सा चेंज आया इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट चेंज, मतलब कोई भी चेंज हो रहा है इन द इनपुट,
दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन हाई मैग्नीट्यूड एट द आउटपुट, तो वो नेगेटिव में भी फिर अपोजिट हमें दिख रहा है। तो जो ये स्मॉल था, दिस विल बी लाइक दिस, तो दिस विल बी इंक्रीज्ड, दिस विल बी एम्पलीफाइड। ये आपका आ गया आईसी और ये आ गया टोटल आईसी। ओके, सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल। यहां तक हमने कर लिया था, आगे देखिए। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेज एंड हेंस आईसी, अपोजिट विल हैपन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये हमने डिस्कस किया। आईसी ड्यू टू द वीपीबी, दिस आईसी स्मॉल आईसी विल बी ड्यू टू द सिग्नल, और कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं इसको। लेकिन जब हम एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो एसी सिग्नल है दैट इज ऑफ आवर इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट द एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक ये है लोड लाइन एनालिसिस, तो वी विल जस्ट डिस्कस द बेसिक पॉइंट्स ऑफ लोड लाइन एनालिसिस। सो इस टॉपिक को काफी डिटेल में समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, बट यहाँ पे जो हमसे पूछे जाने की चीजें हैं, एक्टिव रीजन क्या है, कट ऑफ रीजन क्या है, लोड लाइन कैसे प्लॉट होती है, क्या वो पॉइंट्स बताते हैं, वो सब चीजें छोटी छोटी जो पूछी जाती हैं उसके लिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज लोड लाइन एनालिसिस इज इन इटसेल्फ a good topic to cover. Okay, so whenever in the output characteristics we need to calculate the value of IC, that is the collector current, with respect to the output voltage, that is the VCE, at constant input current. There are several methods that exist, but this load line method is one of the simplest one and the basic one, कि आप IC और VCE का behavior चेक कर सकें at any particular point. Okay, तो देखो ये हमने एक सर्किट बनाया, कॉमन इमीटर सर्किट हो गया। ओके, तो कॉमन इमीटर सर्किट में ये आपकी आउटपुट हो गई अक्रॉस दिस, ये आपकी बैटरी हो गई, वीसी कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो पॉइंट है वो हो गया, दिस इज वीबीबी। यहाँ पे सिग्नल अप्लाई हो जाता है, लेकिन हम जीरो सिग्नल कंडीशन में ये बात करेंगे। तो जीरो सिग्नल कंडीशन में कैसे देखेंगे, देखो अब आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वीसीई वर्सेस आईसी के ये प्लॉट्स देखे हैं, ऐसे बनाए थे हमने, लाइक दिस, राइट। तो IB जब जीरो होगा तो और नीचे हमें मिलेगा ऐसा, IB 5, 10, 15, ये हमने एक्सप्लेन किया था जब हम कॉमन इमीटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे। तो जब कोई भी सिग्नल प्रोवाइडेड नहीं होगा तो आउटपुट सर्किट को स्टडी करो जरा, देखो VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0, ये बनेगा किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां से अगर VCE की वैल्यू देखी जाए तो इट इज VCC माइनस ICRC। नाउ लेट्स से दिस मतलब दिस इज देयर कि x एक्सिस इज ऑफ VCE, y एक्सिस इज ऑफ IC। so in this particular case, if on the x axis you see IC is 0, so when IC is 0, VCE is equal to VCC. So at a particular point when IC is 0, VCC becomes equal to VCE. भाई जब IC 0 हो जाए तो जितनी VCC है उतनी की उतनी यहाँ पे हमें दिख जाएगी, ठीक है। On the y axis if you will see, in the y axis VCE is 0. So at this axis any point when VCE is equal to 0, तो कलेक्टर करंट अगर ये 0 हो जाए, so collector current will be maximum at that situation according to the VCC, that is VCC by RC. जब VCE 0 हो जाए तो IC will be VCC by RC. तो ये तो वो पॉइंट हो गया कोई भी विच इज इक्वल टू VCC by RC, और ये वो पॉइंट हो गया जो VCC। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इट रिप्रेजेंट्स ए DC लोड लाइन। DC लोड लाइन क्यों कहा, क्योंकि कोई भी सिग्नल अप्लाइड नहीं है इस सिचुएशन, इसलिए इसको हमने कहा DC लोड लाइन, ठीक है। तो ऐसे हमने प्लॉट किया। अब देखो ऑपरेटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो जीरो, बिल्कुल बेसिक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। DC सिग्नल नहीं है, उस पॉइंट पे जो IC VCE की वैल्यूज हैं दे आर नोन एज द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं, साइलेंट पॉइंट भी बोलते हैं, क्यू पॉइंट भी बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखो, सो एट दिस पॉइंट यू कैन से ट्रांजिस्टर इज इन साइलेंट मोड। देखो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक,
और ये हो गई डीसी लोड लाइन, ये जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट इज नोन एज द क्यू पॉइंट। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक लाइन एंड द लोड लाइन इंटरसेक्ट एट क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट पे कौन कौन इंटरसेक्ट करता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लाइन और दी लोड लाइन। कैरेक्टरिस्टिक लाइन किसकी वजह से है? आई बी अगर 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक लाइन होगी दिस वन। नाउ अब छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन के पूछे जाते हैं। कट ऑफ रीजन का मतलब क्या है? अगर लोड लाइन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखो, कट ऑफ पॉइंट एक बार डेफिनेशन लिख लो, द पॉइंट वेयर द लोड लाइन इंटरसेक्ट द आई बी इक्वल टू जीरो कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आई बी इक्वल टू जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाली जो कर्व है, वहां पे जब लाइट लाइन कट करेगी डीसी लोड लाइन, उससे नीचे का जो रीजन होगा वो कहलाएगा कट ऑफ रीजन। तो सिंस आई बी जीरो, आई बी जीरो है, so ICEO will be there, that is the reverse saturation current. Base emitter junction is no longer forward bias. अब बेस इमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं रहेगा उस सिचुएशन में। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि कट ऑफ रीजन में अगर लोड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे आई बी इक्वल टू जीरो था, और आई बी इक्वल टू जीरो होगा तो जो इनपुट सर्किट है वो भी फॉरवर्ड बायस नहीं रहेगा। तो इनपुट सर्किट भी रिवर्स बायस में चला गया और आउटपुट सर्किट भी रिवर्स बायस में चला गया। तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ रीजन में दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस्ड होते हैं। कट ऑफ में दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं। सैचुरेशन में क्या होगा? सैचुरेशन में है कि पॉइंट वेयर लोड लाइन इंटरसेक्ट आई बी सैचुरेशन, मतलब मैक्सिमम वाला पॉइंट, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम वाला पॉइंट, यहां पे मान लो फॉर एग्जांपल कट कर रहा है, या इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाते लाइक दिस वे, तो जो मैक्सिमम आई बी सैचुरेशन है वो पॉइंट और लोड लाइन जहां पे कट कर रही है दैट विल बी द सैचुरेशन पॉइंट। ओके, सो द पॉइंट वेयर लोड लाइन इंटरसेक्ट द मैक्सिमम आई बी कर्व इज कॉल्ड सैचुरेशन। एट दिस पॉइंट द बेस करंट इज मैक्सिमम, बेस करंट इज मैक्सिमम एंड हेंस द कलेक्टर करंट। सो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इमीटर और कलेक्टर को शॉर्ट कर दिया गया हो, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन इमीटर एंड कलेक्टर आर शॉर्टेड, और जो जंक्शंस की बात थी उस वे में कहेंगे कि बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड। देखो मैं इनके डीप एनालिसिस पे नहीं जा रहा हूं टू मेक योर डिस्कशन ए बिट लाइटर। सो बस यही ध्यान रखना है कि सैचुरेशन जो है, इन द सैचुरेशन रीजन बोथ द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, इन द कट ऑफ रीजन बोथ द जंक्शन आर रिवर्स बायस। आसान है याद रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि सैचुरेशन मतलब सैचुरेट कर गया है, मैक्सिमम हो गया है, तो उस सिचुएशन में जो रिवर्स बायस वाला जंक्शन था वो भी फॉरवर्ड बायस हो गया है, राइट। तो दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, उस जंक्शन में, उस सिचुएशन में भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो ये वाला जो रीजन है ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है, ये वाला जो रीजन है ये आपका कट ऑफ रीजन कहलाता है, और इसके बीच का जो रीजन है वो एक्टिव रीजन कहलाता है, वो एक्टिव रीजन कहलाता है। ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में ही काम करता है, और एक्टिव रीजन में इनपुट सर्किट, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस जैसे होना चाहिए था, ठीक है। तो रीजन बिटवीन द कट ऑफ एंड द सैचुरेशन इज नोन एज द एक्टिव रीजन। इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर इमीटर इज रिवर्स बायस, ट्रांजिस्टर विल वर्क इन दिस रीजन। तो दोनों डायोड जो थे वो दोनों, इसमें एक फॉरवर्ड रहेगा एक रिवर्स रहेगा जैसे होना चाहिए था। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड, कट ऑफ में दोनों रिवर्स। इतना ध्यान रख लोगे, इतना ही पूछा जाएगा अगर यहां तक बात पहुंची तो, ठीक है। नाउ द पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ये छोटा सा एक टॉपिक है। पावर रेटिंग यू नो कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजिस्टर की कुछ पावर रेटिंग्स होती हैं। तो द मैक्सिमम पावर that a transistor can handle, maximum power that a transistor can handle without destruction is known as power rating of a transistor. Almost all the power कहां पे dissipate होती है जनरली? in the collector region, that is क्योंकि वही रिवर्स बायस होता है, ठीक है। तो हीट डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन विल बी इन दी आउटपुट फॉर्म, आउटपुट सर्किट। सो ऑलमोस्ट ऑल द पावर इज डिसिपेटेड एट द आउटपुट रिवर्स बायस जंक्शन।
तो कैसे होगे पावर मैक्सिमम IC इंटू VCB, IC इंटू VCB, आउटपुट करंट इंटू दी कलेक्टर बेस वोल्टेज, और कलेक्टर बेस वोल्टेज को हम VCE कलेक्टर इमीटर भी लिख सकते हैं। देखो VCE इज नथिंग बट VCB प्लस VBE, कलेक्टर इमीटर इज नथिंग बट VCB कलेक्टर बेस प्लस बेस इमीटर, उसी का कॉम्बिनेशन। तो बेस इमीटर तो काफी स्मॉल है, तो जितना कलेक्टर बेस के अक्रॉस होता है उतना ही लगभग VCE हो जाता है। ठीक है, सो यहां से देख भी सकते हो, सोल्व करके भी दोनों लगभग बराबर होते हैं। फॉर ए गिवन पावर रेटिंग ए कर्व इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ड्रॉन known as maximum power dissipation current curve. This is not that important from your exam point of view. जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक कर्व प्लॉट की जा सकती है, दैट इज नोन एज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन करंट कर्व। ओके, तो वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम एक कर्व ऐसे प्लॉट कर लेते हैं से ये आपकी लोड लाइन थी लाइक दिस। ओके, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर रेटिंग को ध्यान रखिए। यहाँ तक क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि पूछेगा आपसे। अच्छा, एक बार जब इसको खत्म कर रहे हैं तो सिलिकॉन जर्मेनियम पे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या डिफरेंस है। तो जो ICBO होता है दैट इज अ कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो सिलिकॉन में इतना होता है, जर्मेनियम में थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ICBO जो है वो इसका कम है, सिलिकॉन का कम होता है। और ICBO का जो वेरिएशन होगा टेम्परेचर के साथ होगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का खेल है उसमें, तो टेम्परेचर के साथ ICBO वेरी कर सकता है। लेकिन सिलिकॉन के केस में कम वेरी करता है, जर्मेनियम में ज्यादा कर जाता है। तो सिलिकॉन जो है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है एज कंपेयर टू दी जर्मेनियम। तो वेरिएशन ऑफ ICBO विद द टेम्परेचर में लिखेंगे लेस इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेटर वर्किंग टेम्परेचर सिलिकॉन लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक गुड वर्क करता है, प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है, स्ट्रक्चर लूज नहीं करता है। जर्मेनियम का ऑपरेटिंग टेम्परेचर उससे थोड़ा कम है। पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग सिलिकॉन जो है 1000 वोल्ट तक पीक इनवर्स है, जर्मेनियम नियरली 400 वोल्ट, तो सिलिकॉन इसमें पीक इनवर्स इसकी ज्यादा है। पोटेंशियल बैरियर आपको पता ही है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.5 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ओके, सो ये कहानी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर साथ साथ पढ़ लोगे, अगला लेक्चर देखने से पहले इस लेक्चर को कर लोगे, देन आप नहीं भूलोगे। लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद इसको रिवाइज करेंगे साथ के साथ, सारी चीजें पैटर्न में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द NPN टू PNP, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उनके इनपुट, उनके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मेनली उनके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट में एन एम्पलीफायर हमने डिस्कस किया, उसकी वर्किंग क्या है वो थोड़ा सा देखना है। उसके बाद एक लोड लाइन एनालिसिस हमने किया। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे, लेकिन डाउट को कैरी नहीं करेंगे। और इसी पे बेसिस हम नेक्स्ट एक छोटे लेक्चर में एक एम्पलीफायर और ऑसिलेटर का जस्ट बेसिक फिनोमेना पढ़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो मैंने जैसे आपको बताया कि एम्पलीफायर इज इन इटसेल्फ हैविंग मच कंटेंट, कि एम्पलीफायर में बहुत सारी चीजें होती है, ऑसिलेटर में भी काफी चीजें होती हैं, बट हमसे एलिमेंट्री आइडिया मांगा गया है कि जस्ट बेसिक। तो एम्पलीफायर तो हमने कर लिया है, एक उसका नेगेटिव फीडबैक देखेंगे, उसके क्या फायदे होते हैं फीडबैक एम्पलीफायर के, और ऑसिलेटर के बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा नहीं है। तो यहाँ तक के जो लेक्चर्स हैं वो बेस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से और क्वेश्चंस के हिसाब से सभी से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है उसमें ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, सो एनीवे that we will see in the next lecture. In case of any doubt, please feel free to discuss. Bye bye, have a good time.